माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी इकोनॉमिक्स के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का फाउंडेशन होता है। और जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो उसमें मार्केट स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उभर के आता है, और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कई बार बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। उससे रिलेटेड जब हम अप्लाइड पोर्शन में जाते हैं तो उसका नाम हो जाता है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। यहाँ पर हम मार्केट पावर, कॉन्सेंट्रेशन, उसका मेजर और अलग अलग टाइप के इंडेक्स इसमें डिस्कस करेंगे। आपने सुना होगा लर्नर्स इंडेक्स, है ना, हरफिंडाल हर्शमैन इंडेक्स, और उसके अलावा लर्नर इंडेक्स जो मार्केट पावर किसी भी इंडस्ट्री में कैलकुलेट करके बताते हैं। अब अगर आप एग्जामिनेशन दे रहे हो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन, तो ये जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 3 में पूरा पूरा पोर्शन है, इसका एक पूरा मॉड्यूल है। इकोनॉमिक्स ऑप्शन की बात करें तो ये अप्लाइड फॉर्म में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इससे रिलेटेड मार्केट स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आते हैं और फॉर्मूलाज में नंबर डाल के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। डीईपीआर में भी इसका काफ़ी रेलेवेंस है। और उसके अलावा एमए एंट्रेंस में जाते हैं जो कि एक मैथमेटिकल फॉर्म और स्टैटिस्टिक्स तरफ इंक्लाइंड एग्जाम है, उसमें भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या लेके आया हूँ कि हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल, डेटा और उसके बाद फॉर्मूला, तो जिससे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन इसको समझते हैं कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स क्यों मैटर करती है, मतलब इसका क्या मतलब है। मार्केट पावर डिटरमाइंस प्राइसिंग, कंपटीशन एंड वेलफेयर। तो जो मार्केट में किसी इंडस्ट्री में किसी कंपनी की पावर होती है, वो ये तीन चीज डिफाइन करती है। क्या प्राइस उसकी रहने वाली है, जैसे आप मुझे अभी अगर इस वीडियो में देख रहे हो तो या तो आप अपने डेटा पैक पे देख रहे हो या वाईफाई पे देख रहे हो। अब ये मार्केट पावर जियो की, एयरटेल की या कोई अदर वाईफाई कंपनी का आपके पास वाईफाई होगा, तो उससे प्राइसिंग मैटर करती है, कंपटीशन कितना है और किससे सोसाइटी में क्या वेलफेयर होने वाला है। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा आइडिया है उसका इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स का, वो क्या है। सो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स स्टडीज क्या पढ़ती है, हाउ मार्केट स्ट्रक्चर इन्फ्लुएंसेस फर्म्स बिहेवियर, मतलब कैसे मार्केट स्ट्रक्चर फर्म के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है और अल्टीमेटली वो कंज्यूमर के वेलफेयर को किस तरह इंपैक्ट करता है। ठीक है, अब यूजीसी नेट में ये पूछा जाता है रिपीटेडली, बार बार देखा गया है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं और मेजरमेंट भी पूछा जाता है, और उसके बीच का डिस्टिंक्शन भी पूछ लिया जाता है किस इंडेक्स में कितने मेजरमेंट है। फिर एंटी ट्रस्ट मतलब मोनोपोली से रिलेटेड, पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब जो मार्केट पावर है वो क्या होता है। मार्केट पावर का सिंपल सा मतलब है कि इस मार्केट में मेरे पास अगर प्राइसिंग की पावर है तो वो मार्केट पावर में मैं ज्यादा पावरफुल हूं। तो इसका क्या मतलब, एबिलिटी ऑफ द फर्म टू इन्फ्लुएंस प्राइजेस। तो जितना ज्यादा आप प्राइजेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो उतनी आपके पास मार्केट पावर है। ठीक है, और ये ऑपोजिट होता है परफेक्ट कंपटीशन के, जहां पे जो फर्म होती है वो प्राइस टेकर होती हैं, जैसे कि वेजिटेबल मार्केट। आप जाओगे, इफ एवरीवन सेलिंग 50 रुपीज अ डजन ऑल द बनाना, तो यू कैन नॉट सेल एट 55, कोई आएगा नहीं आपके पास। तो ये ऑपोजिट होता है। अब इसके ड्राइवर्स क्या होते हैं मार्केट पावर के, एंट्री बैरियर, मतलब सब्जी का ठेला लगाना बहुत आसान है, कोई भी कहीं भी लगा सकता है, तो वो परफेक्ट कंपटीशन है। पर क्या मैं नई टेलीकॉम कंपनी खोल सकता हूँ? क्या इंडिगो की क्राइसिस हुई थी तो मैं एक नई एयरलाइन ला सकता हूँ? नहीं। तो एंट्री बैरियर इंपॉर्टेंट। दूसरा है टेक्नोलॉजी, अगर कोई टेक्नोलॉजी आपके पास है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, इस लेवल की टेक्नोलॉजी है जो इनिशियली कम टाइम पीरियड में नहीं बन सकती। दूसरा है स्केल इकोनॉमीज, अगर आपने मान लीजिए एक ऐप बना भी ली अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसी, तो क्या आप उसको फुलफिल कर पाओगे? स्केलिंग का भी नहीं है प्रॉब्लम। फिर ब्रांड और नेटवर्क का भी इफेक्ट है, मतलब उनका नेटवर्क फैला हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन का, तभी तो अमेजोन आपके पास चीजें पहुंचा देता है 2 से 3 दिनों में, और कई जगह सेम डे डिलीवरी भी। अब रियल वर्ल्ड के एग्जांपल है, मेटा को देखते हैं, नेटवर्क का डोमिनेंस है, मतलब इनके पास सोशल मीडिया का नेटवर्क है जिससे इनका मार्केट डोमिनेंस है। गूगल का क्या है, सर्च डेटा की मोनोपोली है, मतलब किसकी रैंक ऊपर नीचे होगी, ऑब्वियसली एल्गोरिदम्स हैं, सारी चीजें हैं, बट स्टिल एक सर्च इंजन है जिसपे सभी सर्च करते हैं और वो पावरफुल है। रिलायंस जियो की बात करूं तो इनके पास स्केल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है और प्राइस भी है। तो यहाँ पर हम टेलीकॉम की बात करें तो पहले उन्होंने फ्री लॉन्च किया, फ्री के बाद फिर धीरे धीरे उन्होंने टैरिफ बढ़ाया। आज की तारीख में टैरिफ नहीं भी बढ़ रहे हैं,
पर जो फैसिलिटीज थी, मतलब जो डेटा मिलता था उस टैरिफ में, वो कम होते जा रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट पावर इज नॉट इक्वल टू, ओके, यहाँ आप छोटा सा इनइक्वल का साइन बना है, मार्केट पावर इज नॉट इक्वल टू मोनोपोली, इट इज द डिग्री टू विच कंपटीशन ब्रेक्स डाउन। तो जो मार्केट पावर होती है ना, वो मोनोपोली नहीं होती, पर वो कंपटीशन कितनी जल्दी नीचे आ रहा है वो होती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन रेशो कहता हूं, ठीक है, CRN। ये क्या मेजर करता है कि हाउ मच द बिगेस्ट फर्म कंट्रोल द मार्केट। तो अभी हमने इंडिगो की क्राइसिस में देखा, क्या देखा कि भाई 60% इंडिगो के पास सिविल एविएशन का मार्केट शेयर है। अचानक से उसके डाउन होने के बाद दूसरे जो कॉम्पिटिटर्स थे वो उसका फायदा नहीं उठा पाए। क्या एयर इंडिया 100-200 प्लेन एक साथ उतार सकता था? ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एयर इंडिया अगर चाहता भी प्लेन खरीदना तो बोइंग और एयरबस को बनाने में भी टाइम लगता, उसकी डिलीवरी में भी टाइम लगता। तो ये सारी चीजें हैं, ये बताती है कॉन्सेंट्रेशन रेशो, जिसे हम CRN कहते हैं। ये क्या बताती है? कंबाइंड मार्केट शेयर ऑफ टॉप n नंबर ऑफ फर्म्स। तो किसी भी इंडस्ट्री में देख सकते हैं, टॉप n नंबर ऑफ फर्म निकाल ली और उसका ओलिगोपोलिस्टिक नेचर देख लिया। जैसे कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ऑफ 4 या कॉन्सेंट्रेशन रेशियो ऑफ 8, ये टॉप 4 फर्म्स या टॉप 8 फर्म्स, मतलब इसमें जो n लगा है ना, CRN, तो n पे हम या तो 4 लिख सकते हैं या 8 लिख सकते हैं, और ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जहां पे जो SI है वो क्या है? मार्केट शेयर ऑफ फर्म I। तो जितनी भी फर्म होंगी उसको जोड़ लेंगे। अभी एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं। देखिए, CR4 अगर 40% से कम है, मतलब टॉप 4 फर्म किसी भी इंडस्ट्री में उनका मार्केट शेयर 40% से कम है, तो वो कॉम्पिटिटिव मार्केट माना जाता है। वही 40 से 60 के बीच में है तो लूज ओलिगोपोली कहा जाता है। और CR4 जो कॉन्सेंट्रेशन रेशियो 60% से ज्यादा है, जो इंडिगो के केस में है, उसे हम टाइट ओलिगोपोली कहते हैं। इंडिया के एग्जांपल से बात करते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में जियो, एयरटेल और VI, वोडाफोन और आइडिया का मर्जर होने के बाद इनको टाइट ओलिगोपोली कहा जाता है, ठीक है। एयरलाइंस में बात करें तो इंडिगो जो है मोर देन 60% है, तो ये भी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। और सीमेंट की बात करूं तो बहुत सारी सीमेंट ही, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, कंस्ट्रक्शन बहुत कॉमन है, हर जगह सीमेंट रिक्वायर्ड होती है, ब्रिज बनना है, घर बनना है, सब कुछ बनना है, तो रीजनली ओलिगोपोलिस्टिक हैं ये लोग। अभी धीरे धीरे गौतम अडानी सारी कंपनीज को खरीदते जा रहे हैं और अडानी सीमेंट्स के अंदर ला रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको दिखेगा इसी तरह। इसका लिमिटेशन क्या है? ये इग्नोर करते हैं फॉर्म्स बियॉन्ड टॉप एन। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ अकाउंटिंग फॉर्म्स है, KPMG है, PwC है, डेलॉइट है, EY है, तो ये सारी 4 कंपनी है, इसके बाद आप 5वां नाम नहीं बता पाओगे, ये प्रॉब्लम है इसके साथ। नो सेंसिटिविटी टू डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करते, मतलब वेलफेयर हमने निकाला था, ऑब्वियसली उनकी जिम्मेदारी नहीं, ये सरकार की है, बट स्टिल इट्स अ डीमेरिट। हर्फिंडाल और हर्शमैन इंडेक्स HHI, ये देखा गया काफी, ठीक है। तो ये मोस्ट पावरफुल मेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, इसका फॉर्मूला भी लगभग सिंपल सा वैसा ही है, जो S आता है वो इन परसेंटेज टर्म्स आता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं। अब सबसे पहले HHI जो है वो अगर 1500 से कम है तो ये कॉम्पिटिटिव है, 1500 to 2500 है तो मॉडरेटली कॉन्सेंट्रेटेड है, और अगर ग्रेटर देन 2500 है तो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, फर्म्स विद 50, 30 और 20%, तो 50, 30, 20%, ये आया, इसका फाइनल ये आ गया, ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड आ गया। सो हर्फिंडाल हर्शमैन इंडेक्स यही कहता है। अब क्यों कहता है, व्हाई पावरफुल, इसको देखते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन को कैप्चर करता है, मतलब किस तरह से मोनोपोली में और ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन। फिर ये पीनलाइज करता है डोमिनेंस को सबसे ज्यादा, मतलब अगर आपका डोमिनेंस है तो देखते हैं यहाँ पे इंडिया के केस में सर्च इंजन जो कि गूगल है मोर देन 90% है, तो इसका 9000 आता है। और अगर आप इधर डेफिनेशन के हिसाब से देखें, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड 2500 पे ही है, और इमेजिन करो गूगल का आ रहा है 9000। अमेजोन और फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ये भी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। UPI पेमेंट्स की बात करूं तो फोन पे और गूगल पे ही है, तो ये भी HHI इनका एक्सट्रीमली हाई है। पहले पेटीएम यूज होता था, बट रेगुलेटरी चीजों की वजह से पेटीएम डाउन हो गया। अब ये जो लर्नर इंडेक्स है, ये भी एक और नया
कॉन्सेप्ट है, मतलब जो हमने 2 पढ़े उसके बाद नया, वैसे तो काफी पुराना है, ठीक है। ये डायरेक्ट मेजर है किसका, मार्केट पावर का। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, प्राइस माइनस कॉस्ट द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी सिग्नल। फॉर्मूला इसका ये एल पी माइनस एम सी डिवाइडेड बाई पी। पी मतलब प्राइस चार्ज, एम सी मतलब मार्जिनल कॉस्ट, एल मतलब लर्नर इंडेक्स, ठीक है। अब इसकी क्या रेंज है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन है तो P इज इक्वल्स टू एम सी दैट इज टू 0। अब मोनोपोली की बात करें तो हाई एल क्लोज टू 1। तो जब भी ये फिगर क्लोज टू 1 आएगा, मतलब 0 से 1 के बीच में वैल्यू आएगी, तो वो मोनोपोली हो जाएगी, नहीं तो परफेक्ट कंपटीशन हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो हायर अगर ये आता है एल की वैल्यू हाई आती है तो मोर मार्केट पावर है, और अगर लोअर आती है तो मोर कंपटीशन है। मतलब इसकी वैल्यू 0 to 1 है तो यहाँ पर मोनोपोली है और यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन है। अब इसके बीच में जहाँ वैल्यू आएगी उसके हिसाब से होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, किसी प्रोडक्ट की वैल्यू की मान लो प्राइस है 100 और मार्जिनल कॉस्ट है 60, ठीक है। तो 100 माइनस 60 डिवाइड बाय 100 0.4, तो स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर हो गई। अभी यही जैसे जैसे आप और बढ़ाते जाओगे चीजें डिफरेंट आती जाएंगी। नाउ सेक्टर्स विथ हाई लर्नर इंडेक्स, फार्मा में कोई पेटेंटेड ड्रग है, कोई दवाई है कैंसर की है, कोविड की जैसे आई थी, ये लर्नर इंडेक्स इनका हाई रहेगा। टेक प्लेटफॉर्म्स हो गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे सोशल मीडिया बिग टेक प्लेटफॉर्म, उनका भी लर्नर इंडेक्स हाई का। मेडिकल सर्विसेज, कई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं, उनकी लग्जरी ब्रांड्स भी इसको यूज करते हैं। जैसे इंडिगो एयरक्राफ्ट टिकट्स एट पीक पीरियड्स, हाई मार्कअप फीस रहती है। आप हमेशा देखना जैसी क्राइसिस आएगी फ्लाइट्स के रेट ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि वही समय होता है उनके कमाने का। अब कंटेस्टेबल मार्केट माइक्रो इकोनॉमिक्स में काफी आपने नाम सुना होगा। मतलब इसका क्या मतलब है, कंटेस्टेबल मतलब मार्केट में कंपटीशन है। एंट्री थ्रेट डिटरमाइंस प्राइसिंग, तो कंटेस्टेबल मार्केट को हम बोलते हैं कि जिस तरह का एंट्री थ्रेट होगा ना वही प्राइसिंग करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लो एंट्री बैरियर इज इक्वल टू फर्म बिहेव कॉम्पिटिटिवली। मैं सब्जी का ठेला लगा रहा हूं, कोई और भी आ सकता है, वो भी ठेला लगा सकता है, तो इसका मतलब एंट्री आसान हो गई, और जब एंट्री आसान हो गई तो कंपटीशन हो गया। सेम वे चीजें हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं अ मार्केट इज कंटेस्टेबल इफ, एक मार्केट कंटेस्टेबल है मतलब उसमें कंपटीशन हो सकता है। क्या है, फ्री और लो कॉस्ट एंट्री, मतलब बहुत छोटे से एंटर कर सकते हो, और या फिर एंट्री फ्री है, जैसे कि यूट्यूब चैनल बनाना सबके लिए फ्री है, कोई भी बना सकता है, तो एंट्री ईजी है, इसलिए देखना कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नो संक कॉस्ट, मतलब कोई एक फिक्स्ड कॉस्ट टाइप चीजें इसमें नहीं आती। जैसे मैं डॉक्टर की डिग्री करूं तो मैंने इतनी सारी पढ़ाई की है, वो पढ़ाई मुझे रिटायरमेंट तक काम आने वाली है, या फिर मैंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, वो भी मुझे मेरे बुढ़ापे तक काम आने वाली है। पर इधर पे अगर संक कॉस्ट नहीं है तो एंट्री आसान है, ठीक है। नो रिटेलिएशन बैरियर्स, मतलब हम उनको रिटेलिएट नहीं कर सकते किसी भी चीज से। फॉर एग्जाम्पल इंडिगो ने कैसे रिटेलिएट किया, ऑर्डर्स ना फॉलो करके। अब इसमें सरकार की भी गलती है कि भाई डीजीसीए ने कुछ चीज बोली 15 महीने 18 महीने पहले बोली, आप कंपनी से बात करो, जो मार्केट में सेक्टर में है वो मार्केट डोमिनेंस में बैठा है, और मार्केट डोमिनेंस से चीजों को हैम्पर हो सकता है, तो आप उनसे बात करो, चीजें करो, फिर रेगुलेशन को धीरे धीरे इंप्लीमेंट करो। कोई भी चीज एकदम से करना कभी सही नहीं होता। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, मान लो ये इंडिगो जो क्राइसिस हुई थी फ्लाइट्स की कैंसिलेशन की, ये सिर्फ 5% जनता को अफेक्ट करी देश में। इमेजिन करो यही जियो या फिर एयरटेल के साथ होता तो देश की 95% जनता के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती थी। तो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट के नेचर में सरकार को भी संभल के डिसीजन लेने होते हैं, तो जो रिटेलिएशन वेरियर है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आउटकम की बात करते हैं, तो इवन जो मोनोपोली होती है ना वो बिहेव करती है कॉम्पिटिटिवली अगर एंट्री थ्रेट हाई है तो। जैसे फॉर एग्जांपल एयरलाइन रूट्स, यूएस डी रेगुलेशन। अभी अगर आपने इंडिगो का केस ध्यान से पढ़ा होगा तो उन्होंने कहा कि आप अपने रूट्स ज्यादा फैला लिए इसलिए आपके पायलट्स कम पड़ रहे हैं, तो या तो आप रूट्स कट कर दो। तो इस टाइप से रेगुलेशन डी रेगुलेशन आ जाते हैं। इंडियन टेलीकॉम में क्या हुआ था, जैसे जियो की एंट्री हुई जो टेलीफोन के टैरिफ थे वो पूरे कोलैप्स कर गए, प्राइसिंग पूरी कोलैप्स कर गई, ठीक है। अगर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया उसके साथ एडजस्ट नहीं करते तो शायद आज वो मार्केट में होते ही नहीं। अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, यहाँ जगह तो है नहीं ग्राफ बनाने के लिए, बट आप इसको समझ सकते हैं। क्लास में मैंने ये आपको समझाया भी था हमारी लाइव क्लासेस में। डिमांड कर्व एंड एसी कर्व क्या होता है,
P moves closer to MC when there is a contestability rises. जब कंपटीशन राइज होगा तो P MC के पास चला जाएगा. की इनसाइट क्या है कि कंपटीशन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ फर्म्स, बल्कि कंपटीशन इज इक्वल टू पॉसिबल और पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू फर्म्स. समझ रहे हैं बात को? मतलब कंपटीशन वो नहीं है कि कितनी फर्म्स है, तो कितनी फर्म्स है मैटर ही नहीं करता. जैसे टेलीकॉम में तो आप फिर भी गिन सकते हो, पहले वोडाफोन, हच, एयरसेल, बहुत सारी कंपनीज थी. अगर मैं एक नॉर्मल सिनेरियो की बात करूं, कंसल्टिंग की बात करते हैं, बड़ी बड़ी टैक्स अकाउंटिंग फर्म्स है, 4 का नाम आप जानते हो, उसके अलावा भी बहुत है दुनिया में, पर उससे मैटर नहीं करता कि वो कितनी है, पर जितनी है उसमें ये मैटर क्या करता है कि कितनी कंपनी आने की पॉसिबिलिटीज है. ये होता है कंटेस्टेबल. ठीक है, अब प्राइस कॉस्ट मार्जिन वाला देखते हैं, सिंपल है, प्रॉफिटेबिलिटी. सो पीसीएम, प्राइस कॉस्ट मार्जिन, हाउ अग्रेसिवली फर्म्स एक्सप्लॉइट मार्केट पावर, कैसे वो मार्केट पावर को एक्सप्लॉइट करते हैं. ठीक है, सो टोटल रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू. तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आप रेवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट लगा के इससे निकाल सकते हो. फिक्स कॉस्ट नहीं लिया इसमें. तो अगर हाई पीसीएम है तो प्राइस अबव कॉस्ट है, लो पीसीएम है तो कॉम्पिटिटिव डिसिप्लिन है. ऑब्वियसली लॉस में तो कोई कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती. सेक्टर के एग्जांपल की बात करते थे, एफएमसीजी गुड्स होते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आप देखो तो प्रीमियम ब्रांडिंग है तो हाई पीसीएम है. स्टील में क्या है, साइक्लिकल है तो लो पीसीएम है. हॉस्पिटल्स और डायग्नोस्टिक की बात करूं तो एक्सट्रीमली हाई पीसीएम है, क्योंकि उसमें मशीन्स लगती हैं, सोनोग्राफी करानी है, स्कैन कराना है, एमआरआई करानी है, तो आपको वहां जाना ही पड़ेगा. ठीक है, डेटा इनसाइट की बात करता हूं. India's nifty FMCG EBITDA margin is somewhere around 20 to 23%. वहीं मैं निफ्टी में मेटल की EBITDA मार्जिन की बात करूं तो वो लेस देन 10% है. तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर प्राइस अबव कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट यहां कम है, इसीलिए पीसीएम इंडेक्स हाई आता है. ठीक है, अब रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रियल सिनेरियो देखते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा. तो रियल वर्ल्ड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर इन इंडिया. अब यहाँ पे थ्योरी को रियलिटी से कनेक्ट करके देखेंगे. मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल्स दिए भी हैं. इस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो एक मेरे पास बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. ये जितने फॉर्मूला है ना उसका पूरा पीडीएफ है, 10 पीडीएफ में सारे फॉर्मूलाज डिवाइड किए हुए, नीचे दिए गए सपोर्ट नंबर से आप ले सकते हैं. इसके अलावा 3 आवर्स की वर्कशॉप है, कोर्सेज हैं, यूजीसी नेट, आईईएस, इकोनॉमिक्स ऑप्शन, जिसकी भी आप तैयारी करो, A to Z चीजें आपको समझने के लिए उस वर्कशॉप में मैंने ही समझाया है कि कैसे सिलेबस है, कैसे पीवाईक्यू है, कैसे चीज़ों को नोट्स बनाने हैं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, रिवीजन कैसे करना है, मॉक कैसे लगाने हैं, मॉक के बाद एनालाइज कैसे करना है, सब कुछ A to Z है. एग्जाम को लेके सीरियस हो और 3 घंटे हो तो एक बार उसको चेकआउट कर लेना, एब्सोल्युटली फ्री है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं मिले तो सपोर्ट नंबर पे कांटेक्ट कर लेना. टेलीकॉम की बात करते हैं. रिलायंस जियो का लगभग 45% का मार्केट शेयर है, एयरटेल का 35% का है और वोडाफोन आइडिया का लगभग 20% का है. अगर CR2 को लूं तो 60% से ज्यादा मार्केट शेयर हो जाता है, लगभग 80% हो जाता है. तो ये टाइट ओलिगोपोली यहाँ पर है. सीमेंट की बात करूं तो ACC का नाम सुना होगा, अल्ट्राटेक का सुना होगा, श्री का नाम सुना होगा. तो ये HHI स्पाइक्स रीजनली इनका हरफिंडाल हर्षमैन इंडेक्स राइज कर जाता है. ठीक है, ई कॉमर्स की बात करूं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट मिला के 75% मार्केट को कैप्चर करते हैं. ठीक है, अब मीशो ने क्या किया, यहाँ पर मीशो डिसरप्ट कर रहा है लो प्राइस वर्टिकल्स को, तो सस्ते प्रोडक्ट खरीदने तो इंसान मीशो पे जा रहा है. तो इसी तरह से डिसरप्शन होता है और इसी तरह से ही डिसरप्शन हो सकता है किसी भी मार्केट में. फिर डिजिटल पेमेंट्स की बात करते हैं. फोन पे और गूगल पे मिला के 80% शेयर लेते हैं यूपीआई मार्केट का, और पेटीएम का मार्केट पहले बहुत बड़ा था पर रेगुलेटरी शॉक्स की वजह से पेटीएम का मार्केट शेयर गिर गया. अब ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना. इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन व्हाई प्राइसिंग पावर वेरीज अक्रॉस सेक्टर इवन विद इन द सेम इकोनॉमी. तो यार मैंने बताया जैसे ये रीजनल केस है, भाई है तो सारी इंडिया की, बट फिर भी अलग अलग बिहेवियर होगा इंडेक्स का. ठीक है, एग्जाम स्ट्रेटेजी और रिवीजन बता देता हूँ, इससे आप 6 to 10 मार्क्स यूजीसी नेट में ले सकते हो. CRN को मेमोराइज कर लो, HHI और लर्नर इंडेक्स, इसके बाद कंटेस्टेबल अजम्पशन और पीसीएम के इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली मैंने कंबाइन करके बताया, क्लियर हो गई होगी. MCQ ट्रैप क्या है, यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, वो CR यूजेस मार्केट शेयर सम,
HHI uses squared share, learner uses P minus MC divided by P, not MC. Contestable is not equal to number of firms. तो इस टाइप से आपसे ट्रैप बनाए जाते हैं कि पूछते हैं कंटेस्टेबिलिटी क्या नंबर ऑफ फर्म्स है, नहीं, कंटेस्टेबिलिटी किससे है, पॉसिबिलिटी ऑफ एंटरिंग न्यू फर्म से है, ठीक है। सो मार्केट पावर इज अ कंटिन्यूम ड्रिवन बाय कॉन्सेंट्रेशन, प्राइसिंग एबिलिटी एंड एंट्री डेटरेंस, नॉट जस्ट नंबर ऑफ कंपटीशन। किससे होता है, कॉन्सेंट्रेशन, कितना कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट शेयर है, प्राइसिंग एबिलिटी मतलब प्राइस को अफेक्ट करने की एबिलिटी। मान लो अभी जियो ने प्राइस बढ़ा दिए, एयरटेल भी फट से बढ़ा देगा, बाकी लोग भी बढ़ा देंगे, यही होता है क्रूड ऑयल में भी, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। तो प्राइसिंग एबिलिटी हुई, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और हो गया एंट्री डिटरेंस। जैसे ऑयल मार्केट है दुनिया का, अब उसमें कोई नई कंट्री तो आ नहीं सकती, क्योंकि जिसकी जमीन में ऑयल है वो उगा ही रहा है, निकाल ही रहा है नहीं, तो वो ऑयल सब कोई नहीं खींच सकते, ठीक है। तो जिनके पास है वही करेंगे, तो एंट्री डिटरेंस वैसे ही आ जाता है। सेम है, अगर कल को आप ऐसा नहीं देख सकते कि टेलीकॉम सेक्टर में स्टार्टअप आ गया, नहीं भाई, बहुत कैपिटल लगता है, जियो और एयरटेल ही कैसे चला रहे हैं वो उन्हीं को पता है, ठीक है। चलो, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यूजीसी नेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वर्कशॉप देखना ना भूलें। ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।